हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम फिरोज़ तुगलक के काल को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जिसका टाइम पीरियड है 1351 से लेके 1388 ईस्वी तक। तो शुरू करते हैं। ये है मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, सगा भाई नहीं था फिरोज़ तुगलक। वह इसका जो मूल नाम था कमरुद्दीन फिरोज़ था। वो शांति प्रिय व्यक्ति था। उसकी फिरोज की माँ बीबी नैला तो फिरोज की माँ बीबी लैला बीबी काधानु भी हिंदू यानी राजपूत महिला थी। बीबी नैला अबोहर के पास राममल भट्टी की बेटी थी। तो यहाँ पर जो है बीबी लैला नैला अबोहर के रामलाल भट्टी की बेटी थी और फिरोज के पिता का नाम था रज्जाब था। तारीख फिरोज शाही में बरनी दावा करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज तुगलक को अपना उत्तराधिकारी चुना था। फिरोज एक निर्वाचित मुसलमान था और उसके चयन में मुख्य भूमिका जो है नसरुद्दीन चिराग दहलवी की थी। फिरोज का राज्याभिषेक दो बार हुआ। फिरोज का राज्याभिषेक दो बार हुआ, प्रथम सिंध के ठट्टा में एवं दूसरा दिल्ली में। फिरोज दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य का चरित्र इस्लामित घोषित किया था। इसके अलावा देखते हैं आगे। फिरोज दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राज्य का चरित्र इस्लामिक घोषित किया था। फिरोज को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश कहा जाता है। फिरोज ने अपने को खलीफा का नाइब पुकारा व खलीफा का नाम सिक्कों पर अंकित किया तथा दो बार खलीफा से खिल्लत प्राप्त की। पहली बार दिल्ली सल्तनत के किसी सुल्तान ने अपने को खलीफा का सहायक कहा है। खलीफा ने उसे सैयद उस सलातीन की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर फिरोज ने अपने खुतबे में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर शेष सभी सुल्तानों का नाम अंकित करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बनते समय दासता से मुक्त नहीं हुआ था। उसका अतः उसका नाम खुतबे में अंकित नहीं करवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इलियट व एल्फिंस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा है। तो इलियट और एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को ही सल्तनत युग का अकबर कहा है। तारीफ अफीफ की तारीख़ फिरोज शाही में फिरोज तुगलक के काल का संपूर्ण वर्णन दिया गया है। बर्नी ने फिरोज को दिल्ली का आदर्श सुल्तान एवं सच्चा मुसलमान कहा है। यद्यपि फिरोज ने बर्नी को जेल में भी डाल दिया था। फिरोज ने क्या कर दिया था? बर्नी को जेल में डाल दिया था, लेकिन फिर भी उसने दिल्ली का आदर्श सुल्तान व सच्चा मुसलमान कहा है। बर्नी ने फतवा ए जहांदारी भी लिखी थी। उसमें आदर्श मुस्लिम शासक के गुणों का यहाँ पर उल्लेख किया गया। फतवा ए जहांदारी किसकी बुक है? बर्नी की। जब फिरोज गद्दी पर बैठा तो हिंदुस्तान तथा हिंदुस्तान के दिलों को राहत मिली और 1357 तक खूत और मुकद्दम अमीर हो गए। इसके अलावा यहाँ देखते हैं फिरोज तुगलक के कमजोर व्यक्तित्व के कारण फिरोज तुगलक के कमजोर व्यक्तित्व के कारण दिल्ली सल्तनत का पतन तेजी से शुरू हो जाता है। उसके पृथक हुए क्षेत्रों को जीतने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। सिर्फ बंगाल और सिंध में असफल सैनिक अभियान किए गए। मतलब इनके समय में कोई भी क्षेत्र जो है नहीं जीता गया, सिर्फ और सिर्फ कोशिश की गई, वो भी असफल कोशिश बंगाल और सिंध में। फिरोज ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई। फिरोज ने सीमा विस्तार यानी राज विस्तार के स्थान पर जन कल्याण को आदर्श बनाया। उनका आदर्श वाक्य था, खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण, दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना। उसने युद्ध की तुलना में भौतिक उन्नति पर अधिक ध्यान दिया। तो भौतिक उन्नति पर वो ज़्यादा फोकस करता है और काम भी उसने उसी पर किया। फिरोज ने घोषणा की कि बिना किसी उचित कारण के किसी भी मुसलमान का रक्त नहीं बहाया जाएगा। फिरोज धार्मिक कट्टरवादी था। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। रामचंद्र मजूमदार के अनुसार फिरोज
इस युग का सबसे महान धर्मांध और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज था। उसने इस्लामी कानून में अनुमति प्राप्त कर 4 करों को वसूल किया और ये और कौन से खराज, खजिया, जजिया, ज़कात और खुम्स कम से कम 24 आब-वाब या करों को गैर इस्लामिक मानकर हटा दिया गया। जवाबित जो गैर मुसलमानों के लिए कानून, राज्य नियम थे, फिरोज तुगलक ने ही लागू किए और उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो प्रदत्त तकावी ऋण था, जिसको सैंधर भी कहा जाता है, उसको क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। नहरों द्वारा सिंचित भूमि पर हाव-ए-शर्ब नामक कर लगाया। यह उपज का 10वां भाग होता था। उश्री भूमि पर उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में लिया। फिरोज ने सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया तथा सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देने की प्रथा की फिर शुरुआत की। अपनी आत्मकथा फुतूहाते फिरोज शाही में फिरोज ने कहा कि सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुद का बंदा होने के नाते भला मैं आपका अपने वृद्ध सैनिकों को पदच्युत कैसे कर सकता हूँ? तो ये जो कथन है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में जो है आए हुए कथन है। फिरोज ने सैनिक पद व जागीर वंशानुगत कर दी। वृद्ध व अक्षम सैनिक अपने पुत्र, दामाद व एजेंट को भी अपने स्थान पर सेना में भेज सकता था। फिरोज राजकीय सिपाहियों को राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने के लिए इत्तलाक नामक हुंडी देता था। इत्तलाक नामा लगान से वेतन प्राप्त करने वाला नियुक्ति पत्र होता था, फिरोज तुग जिसे फिरोज तुगलक के चाचा ने चलाया। जब कोई सैनिक इकलाकनामा लेकर लगान वसूल करने वाले राज्य के कर्मचारियों के पास जाता था, तो उसे लगान का 50% हिस्सा दिया जाता था। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने एक घुड़सवार को एक टंका दिया ताकि वो सेनापति को रिश्वत देकर अपना घोड़ा वापस करवा सके। ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी के अनुसार फिरोज के शासन में वार्षिक आय 6 करोड़ 85 लाख टंका थी। अफीफ के अनुसार फिरोज ने ही हिमासुद्दीन को साम्राज्य की वार्षिक आय निर्धारित करने का कार्य सौंपा। फिरोज तुगलक का टकसाल अधिकारी कजर शाह था। फिरोज तुगलक का टकसाल अधिकारी कजर शाह था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित प्रसिद्ध नगर हिसार, फिरोजा, जौनपुर, फतेहाबाद और फिरोजपुर, दिल्ली में फिरोज शाह टोकला आदि शामिल थे। तो यहाँ पर प्रसिद्ध नगर हैं जैसे हिसार, फिरोजा, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला। जौनपुर की स्थापना उसने अपने चचेरे भाई जोना खां की स्मृति में फिरोज ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की। उत्तर प्रदेश में वर्तमान फिरोजाबाद की स्थापना भी फिरोज ने करवाई थी। फिरोज के काल में नहरों का सर्वाधिक विकास हुआ। दिल्ली, हिसार, सिसरा, सिरसा व झांसी के क्षेत्रों में नगरों द्वारा सिंचाई में काफी विकास हुआ। फिरोज ने 5 बड़ी में नहरों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कहाँ-कहाँ पर? तो ये दिल्ली है, दिल्ली यमुना नदी पर से हिसार उगलखानी नहर, सतलज से घग्गर यानी राजवाही नहर, सिमरोर सतलज से झांसी, घग्गर से फिरोजाबाद और यमुना से फिरोजाबाद। राजवाही 96 मील जो है लंबी थी व उलुग खानी 150 मील लंबी सबसे लंबी नहर सबसे महत्वपूर्ण नहरें थीं। फिरोज द्वारा निर्मित नहरों का वर्णन यहिया बिन सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही में किया था। उसने फलों के 1200 बाग लगवाए थे और जिसमें सालाना जो है 1,80,000 टंकों की आय होती थी। फिरोजाबाद में फिरोज शाही मदरसे की स्थापना की जिसमें जलाउद्दीन रूमी प्रधानाचार्य थे। इल्तुतमिश के दिल्ली के मदरसे को फिर से शुरुआत किया था। हौज-ए-शम्स व हौज-ए-अलाई का पुनः निर्माण करवाया। फिरोज ने शिकार व मनोरंजन के लिए कुश्क-ए-शिकार नामक महल का निर्माण करवाया था।
तो इन्होंने शिकार या मनोरंजन के लिए कुश्क-ए-शिकार नामक महल का निर्माण करवाए थे। इसके अलावा जो है पुनर्निर्माण कराया कराया हौज-ए-शम्स और हौज-ए-अलाई का। आगे देखते हैं, फिरोज ने सर्वाधिक मुस्लिम स्त्रियों को ही दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो है यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिरोज कालांतर में अधिक धर्मांध हो गया और 1374 से लेकर 75 में फिरोज ने बहराइच स्थित योद्धा संत सलार मसूद गाजी के मकबरी की यात्रा एवं सलार मसूद गाजी के दर्शन पर मुंडन करा लिया। उलेमा की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए फिरोज तुगलक ने उड़ीसा के जाजनगर पर आक्रमण किया और पुरी के जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाई व कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को क्या कर दिया, उसने तहस-नहस कर दिया और संस्कृत के कुछ पुराने दस्तावेज दिल्ली लेकर आया। उसने एक ब्राह्मण को भी जिंदा जलवा दिया था। बर्नी ने फिरोज के शासन में शांति और समृद्धि के लिए उलेमा के समर्थन को क्या माना था, जिम्मेदार माना था। फिरोज पहला सुल्तान था जिसने उलेमा को इतनी अधिक प्रधानता दी थी। फिरोज तुगलक के समय सैयद मोहम्मद के नेतृत्व में मेहदवी आंदोलन शुरू हुआ था। तो मेहदवी आंदोलन किसके काल में शुरू हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिरोज तुगलक के समय में जिसे फिरोज ने कठोरता से दबा दिया और फिरोज के समय ही रुकन नामक व्यक्ति ने स्वयं को मेहदी कहा, जिसे मृत्युदंड दे दिया गया। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज ने महल के सुंदर भित्ति चित्रों को हटवा दिया एवं भोजन हेतु सोने चांदी के बर्तनों की मनाही कर दी। तो फिरोज ने महल के अंदर जितने भी भित्ति चित्र थे उन सबको हटा दिया और भोजन के लिए सोने चांदी की बर्तनों की मना कर दी। फिरोज को गुलामों का शौक था। अफीफ के अनुसार उसके पास 1,80,000 गुलाम थे। फिरोज ने गुलामों के लिए पृथक विभाग दीवान ए बंदीगान की स्थापना की। दीवान ए बंदीगान में 12,000 गुलाम शिल्पियों के रूप में कारखाने में काम किया करते थे। फिरोज ने दासों के निर्यात व व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। अनाथ व विधवा मुस्लिम स्त्रियों की सहायता हेतु दीवाने खैरात की स्थापना की। इसके अंतर्गत ही विवाह विभाग भी खोला। यह विभाग गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह में भी मदद करता था। फिरोज स्वयं इतिहास एवं चिकित्सा शास्त्र का क्या था, ज्ञाता था। उसे सल्तनत का जय सिंह भी कहा जाता है। जो चिकित्सा शास्त्र का ज्ञाता था और सल्तनत का वो जय सिंह भी था। उसने फिरोजाबाद यानी दिल्ली में नक्षत्रशाला की स्थापना की एवं समय सूचक यानी जल घड़ी का भी विकास करवाया। फिरोज ने दंड संहिता को अधिक मानवीय बनाया। फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय की भी स्थापना क्या थी करी थी। इसके अलावा फिरोज ने गरीब के लिए दारुल शफा चिकित्सालय बनाया था। जैसे हमारे सरकारी अस्पताल होते हैं उसी तरह दारुल शफा जो है चिकित्सालय बनवाए थे। अफीफ के अनुसार सर्वप्रथम फिरोज के शासनकाल में ही मदिरा विभाग की स्थापना की गई थी। मदिरा विभाग भी क्या है, बनाया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट नया जो है वो ये है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मदिरा पर रोक लगा दी, ये तो बहुत पूछा गया है, लेकिन ये यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है। फिरोज के अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई। फिरोज ने वृद्धावस्था पेंशन हेतु दीवान ए इश्तिहाक एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग शोहरत ए आम की स्थापना करवाई। राजस्थान के राजस्व की दीवानी खैरात के लिए दान दिया गया। फिरोज तुगलक ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी लागू किया ताकि अच्छे कारीगर बन सकें। फिरोज ने चांदी का शशगनी नामक सिक्का चलाया, जिसका मूल्य जो है 6 जीतल था। 8 जीतल मूल्य का सिक्का हस्तगनी या चहल जो है कहलाता था। शशगनी के आधे मूल्य का सिक्का 2 गनी कहलाता था। अफीफ के अनुसार फिरोज ने अद्धा व बिख नामक तांबे के सिक्के भी चलाए थे। ये जीतल के क्रमशः आधे व चौथाई हुआ करते थे। गया के एक सूर्य मंदिर में संस्कृत शिलालेख में फिरोज का नाम 2 बार आया है। तो गया बिहार में है, वहाँ एक सूर्य मंदिर है, वहाँ संस्कृत के शिलालेखों में जो है फिरोज का भी नाम 2 बार लिखा गया है। फिरोज ने श्रीपाल चरित के लेखक जैन राजशेखर को समर्पित किया।
सम्मानित किया, सॉरी। फ़िरोज़ ने श्रीपाल चरित के लेखक जैन राजशेखर को सम्मानित किया, तो राजशेखर एक यहाँ पर भी है। तो हमारे इतिहास में राजशेखर, कुलशेखर ये बहुत ज़्यादा हैं और सबको पढ़ना ज़रूरी है। या राजशेखर से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं और हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं फिर। तो एक राजशेखर फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय में भी है, जिन्होंने अपनी श्रीपाल चरित्र जो है लेखन किया था उन्हों और फ़िरोज़ ने क्या किया? सम्मानित किया। मलिक गाज़ी शहना फ़िरोज़ का प्रमुख वास्तुकार अज़्ज़ुहीन खालिदा खानी राजकवि था। फ़िक्र व फ़िरोज़ शाही नाम से फ़िक्र फ़िरोज़ शाही नाम से फ़िरोज़ ने फ़ारसी भाषा में कानूनों का संग्रह तैयार करवाया। फ़िरोज़ ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फ़ारसी में अनुवाद कराया। बरनी व शम्स सिराज अफ़ीफ़ दोनों ने तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही नामक 2 पुस्तकें लिखी। बरनी की तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही 1351 से लेके 56 ईस्वी तक फ़िरोज़ ने केवल 6 वर्षों का वर्णन किया और वह भी पूर्वाग्रह युक्त। फ़िरोज़ ने अपनी आत्मकथा फ़ारसी में फ़ुतूहात-ए-फ़िरोज़ शाही के नाम से लिखी। फ़िरोज़ तुगलक ने दर्शन व नक्षत्र विभाग के एक संस्कृत ग्रंथ का अपने राजकवि अज़ीज़ुद्दीन खालिद किरमानी द्वारा दलाए दलाइल-ए-फ़िरोज़ शाही नाम से फ़ारसी में अनुवाद करवाया। इन संस्कृत ग्रंथों को फ़िरोज़ ने 1361 में नगरकोट की विजय के दौरान ज्वालामुखी मंदिर से लाया था। तो वो जो ज्वालामुखी मंदिर को तो उसने तहस-नहस कर दिया था, लेकिन वहाँ से जो है संस्कृत ग्रंथ भी लाया था और अपने राजकवि अज़ीउद्दीन खालिद किरमानी द्वारा जो है दलाइल-ए-फ़िरोज़ शाही नाम से उनको अनुवाद करवाया। देखो कितना होशियार है फ़िरोज़ शाह तुगलक। नगरकोट के विरुद्ध अभियान फ़िरोज़ का सबसे सफल सैनिक अभियान था। फ़िरोज़ ने ज्वाला मंदिर को क्या किया था? लूटा था। फ़िरोज़ तुगलक कैप्स्टन कैप्स्टन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी जो है क्वेश्चन आते हैं, हमेशा यूजीसी नेट का पैटर्न रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो याद है कि फ़िरोज़ तुगलक के टाइम पर ही कैप्स्टन है, हवीत नामक यंत्र से 2 अशोक को दिल्ली लाया गया था। तो आपने कहीं पेंटिंग देखी होगी इतिहास की बुकों में कि वो पेंटिंग जो है, पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि जो स्तंभों को है, वो कैप्स्टन के द्वारा जो है यंत्र थे जिसको रख के जो है उन 2 अभिलेखों को जो फ़िरोज़ शाह कोटला उस उधर उसने क्या करवाए हैं, स्थापित करवाए हैं। एक अम्बाला ज़िले से टोपरा नामक स्थान से और दूसरा है मेरठ से। टोपरा और मेरठ का जो है वो इसने क्या किया है, लेकर आया है और कैप्स्टन का पहला सचित्र वर्णन जो है सीरत-ए-फ़िरोज़ शाही में हमें देखने को मिलता है। तो कैप्स्टन का जो चित्र हमें इतिहास की किताबों में कहीं-कहीं मिल जाता है, तो वो कहाँ से लिया है? सीरत-ए-फ़िरोज़ शाही से लिया गया है। अफ़ीफ़ की तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही में भी अब ये जो है यहाँ से क्या हो गया है, हैंग हो गया है ये। तो यहीं ख़त्म करते हैं और आगे हम इसका जो है तीसरा पार्ट भी बना देंगे। आप अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे यूनिट 1 जो है लगभग-लगभग समाप्त होने वाली है, तो आप जो है वहाँ से भी जुड़ के जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें आपको सिर्फ़ ऐप डाउनलोड करना होगा और कोई भी जो है आपको पे नहीं करना। तो अभी जो क्लासें हो रही हैं वो आपको सारी की सारी फ्री मिल जाएँगी। और अगर आपकी इच्छा है तो आप उसको जॉइन भी कर सकते हैं। जॉइन करेंगे तो आपका जो है 1 महीने में ₹1000 कटेगा और जो आप कोड यूज़ करेंगे वो है EKTANET तो आपको 10% जो है और कम हो जाएगा आपका। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।